पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने सवाल किया था वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि गुड एंड सर्विस का जो हम लोग सेल कर रहे थे वहाँ पे जो है जीएसटी अप्लाई हो रहा था। सेल करने के बाद हम लोग देख रहे थे जो भी उस सामान को जो है परचेज कर रहा था उसके बाद वो है किसी उस सामान को जो है आगे परचेज नहीं कर रहा था, इसलिए जो है वहाँ पे केवल एक ही बार जो है जीएसटी अप्लाई हो रहा था। वो अप्लाई कौन कर रहा था? जिससे वो सामान परचेज कर रहा था। लेकिन यहाँ जो हम लोग दो टर्म यहाँ जो देखते हैं जीएसटी वैल्यू एडिशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये दो टर्म में हम लोग देखेंगे कि वो जो भी गुड एंड सर्विस का उसका एक बार जो है सेल नहीं होकर के उसका 2 बार 3 बार भी या 4 बार भी जो है या उससे ज्यादा बार भी जो है सेल हो रहा है, तो उस चीज को जो है सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग दो टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। जीएसटी वैल्यू एडिशन और दूसरा जो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी वैल्यू एडिशन जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जीएसटी के वैल्यू में जो एडिशन हुआ है उसे जीएसटी वैल्यू एडिशन कहेंगे। कैसे? चलिए उसके लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। वो एक मैन्युफैक्चर है, ये मैन्युफैक्चर है एम, फिर ये होलसेलर है और लास्ट जो आपका हो गया कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का 3 है। एक मैन्युफैक्चरर है जो कि आर्टिकल ए को जो है सपोज करते हैं आर्टिकल ए को ये प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो आर्टिकल को जो है वो परचेज कर रहा है होलसेलर एक बल्क क्वांटिटी में। फिर जो है होलसेलर जो है किसी अपने यूजर को, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का है तो देखते हो आप, होलसेलर जो है डायरेक्ट सामान जो है अपने कंज्यूमर को जो है सेल करता है। तो मान लेते हैं कि वो कंज्यूमर को डायरेक्ट जो है वो सेल कर रहा है। कोई मैन्युफैक्चरर है वो होलसेलर को जो है 5000 रुपीज का जो है 5000 रुपीज का है जो है सामान वो सेल किया किसको? होलसेलर को। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5000 रुपीज प्लस किसके लिए यूज होगा? होलसेलर के लिए, क्योंकि जो ये सेल किया है होलसेलर को तो होलसेलर को तो बिल पे करना है। तो बिल जो आर्टिकल का दाम रहता है उसी को तो नहीं पे करना होता है, क्योंकि गुड एंड सर्विस पे जो है एक टैक्स इंपोज होता है, जीएसटी इंपोज होता है। वो हम लोग मान लेते हैं जीएसटी जो है वो 12% का जो है इंपोज हो रहा है, ठीक है। 12% कैलकुलेट करते हैं 5000 का, तो वो आपका क्या हो जाता है? 600 नहीं होगा ना, 600 होता है। तो ये बिल अमाउंट क्या हो जाएगा इसके लिए? जो हो जाएगा 5000 प्लस 600, तो 5600 क्या हो जाएगा इसके लिए? बिल अमाउंट हो जाएगा। 5600 क्या हो जाएगा इसके लिए? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो बिल अमाउंट भी जिसको कहते हैं, ठीक है। अब होलसेलर क्या कर रहा है? ये 5000 रुपीज में जो है आर्टिकल ए को जो है परचेज किया है होलसेलर, लेकिन होलसेलर क्या कर रहा है? उसी आर्टिकल को कंज्यूमर को पे कर रहा है कितना में? 7000 रुपीज में। क्या कितने में वो बेच रहा है कंज्यूमर को? 7000 रुपीज में। तो यहाँ पे भी तो इक्वल जो है 12% का जीएसटी लगेगा ना, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म रेट से ही जो है जीएसटी जो है उस गुड एंड सर्विस पे या आर्टिकल पे जो वो मैन्युफैक्चरर वो सेल कर रहा है होलसेलर को और होलसेलर जो कंज्यूमर को वो सेल कर रहा है, तो वो 12% के ही रेट से जो है वो सेल और परचेज कर रहा है, ठीक है। तो 7000 का 12% कितना हो जाएगा? 840 रुपीज। तो इसके लिए कंज्यूमर के लिए बिल अमाउंट क्या हो जाएगा? कंज्यूमर के लिए जो बिल बनेगा वो बिल बनेगा 7000 प्लस 840, तो क्या हो जाएगा? 7840। ये क्या हो जाएगा उसके लिए हो जाएगा बिल अमाउंट। अब हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, पहले जो आर्टिकल जो ये प्रोड्यूस कर रहा था उसका कॉस्ट था 5000, फिर बाद में होलसेलर उसको बढ़ा दिया कितना? 7000 कर दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू एड हुआ, जो आर्टिकल का जो वैल्यू जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? 2000 रुपीज का, 2000 रुपीज का ही हुआ ना। और जो जीएसटी में जो इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ? पहला जो जीएसटी 1 था, जीएसटी आपका 1 था, वो क्या था? जीएसटी जो यहाँ पे था लग रहा था वो 6600 रुपीज था। फिर उसके बाद जब होलसेलर जो है कंज्यूमर को, होलसेलर जो है आपका कंज्यूमर को जब वो पर्सन जो है सेल कर रहा है, तो वहां पे जीएसटी कितना लग रहा था? उसको कंसिडर करते हैं जीएसटी 2, 840 रुपीज। जब इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे 840 को 60 में 600 रुपीज में, तो आपका कितना आ जाएगा? 240 रुपीज क्या हो गया? ये बढ़ा हुआ जो जीएसटी था, इसी जीएसटी को टर्म दिया गया जीएसटी वैल्यू एडिशन। अब इसको जो है आप जो इस तरह से जो 840 रुपीज से लेकर के 600 में सब्सट्रैक्ट किए हो, वो आप डायरेक्ट जो है जो बढ़े हुए जो आर्टिकल के जो प्राइस है उससे भी जो है डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? 2000 रुपीज क्या हुआ? इसका बढ़ा हुआ जो है प्राइस है उसका 12% अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 12% क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 240 रुपीज। 240 रुपीज क्या हो गया? इसका इंक्रीज जीएसटी हो गया।
और इसी जीएसटी को क्या कहा गया, जीएसटी वैल्यू एडिशन। ठीक है, काफी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसको समझते हैं, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। देखो मैं आपको बताया हूं क्या कि आप नाम से ही जो है किसी भी टर्म को जो है समझने का कोशिश करो, ये आपके जो है आपको समझने के लिए एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को क्या करेगा, डेवलप करेगा, और आपको जो है एक रट्टा तोड़ता नहीं बनना होगा। आप जो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि हाँ कि उस आइटम को जो है मैं आपको बताया हूं कि जैसे क्या जीएसटी वैल्यू एडिशन, जैसे इसके नाम से ही मैं बताया कि जीएसटी के वैल्यू में जो एडिशन हुआ उसको जीएसटी वैल्यू एडिशन, जैसे ये एग्जांपल में हम लोग जो पूरा जो है अभी देखे। उसी तरह जो आईटीसी में आप देखोगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट होगा, क्रेडिट हो रहा है मतलब क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे किसी के खाते में जमा हो रहा है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट करते हैं। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो है कंसीडर किए थे कोई मैन्युफैक्चरिंग है, आर्टिकल ए को वो प्रोड्यूस कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मैन्युफैक्चर जो आर्टिकल ए को प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर रेट ऑफ जीएसटी क्या एप्लीकेबल था, 12%, और आर्टिकल का प्राइस क्या था 5000। फिर वो क्या किया, उस पर 12% का क्या हुआ, जीएसटी इंपोज किया गया, अप्लाई किया गया जीएसटी, तो उसका जो है जीएसटी क्या हुआ 600 रुपीज क्या हो गया, जीएसटी हो गया। ये जो जीएसटी जो होलसेलर को पे करना पड़ा मैन्युफैक्चरर को, इसे कहा गया इनपुट टैक्स। ठीक है, और जब होलसेलर जो है उसी जीएसटी को जो अपने कंज्यूमर से वसूला, जो कंज्यूमर से लिया, वो कितना जीएसटी वो कितना टैक्स लिया जीएसटी के फॉर्म में 840 रुपीज, यहां जो है आपका 840 रुपीज, तो इसे कहा गया आपका आउटपुट टैक्स। जो 600 240 को आउटपुट टैक्स नहीं कहा गया, 840 रुपीज को क्या कहा गया, आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो 600 रुपीज क्या हो गया, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब जो होलसेलर जो है किसी सामान को कोई मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है और वो जो होलसेलर जो जीएसटी पे करता है मैन्युफैक्चरर को, उसे कहा गया इनपुट टैक्स। और जो वो टैक्सेस जो है वो कंज्यूमर से जो वसूला उसे कहा गया आउटपुट टैक्स। यानी आप इस तरह समझो, एक जो पहला अगर ये आपका जो है बिगिनिंग यूजर है, ये आपका एंड यूजर है, और ये आपका मिडिल यूजर है। होलसेलर क्या है, आपका मिडिल यूजर है। तो मिडिल यूजर क्या किया, आउटपुट टैक्स किससे वसूल किया, कंज्यूमर से, और इनपुट टैक्स वो किसको दिया, मैन्युफैक्चरर को। तो जो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का जो डिफरेंस है, जो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही आपका क्या है, जीएसटी वैल्यू एडिशन है। लेकिन वो क्या करेगा, जब होलसेलर ये नोटिस किया कि जो वो 5000 रुपीज जो आर्टिकल का जो प्राइस था वो 12% जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुका है, और वो 12% जीएसटी जो है कंज्यूमर से भी वसूल कर चुका है, जो कि वो ऑलरेडी जो है जो अपने आर्टिकल का जो प्राइस था 5000 पे वो ऑलरेडी पे कर चुका है। इनपुट टैक्स के अगेंस्ट, जो आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में अगर हम लोग जो इनपुट टैक्स का जो सूट फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, क्यों रिटर्न फाइल करते हैं, होलसेलर क्योंकि वो टैक्स को ऑलरेडी जो है पे कर दिया है गवर्नमेंट को, किसमें, जब वो जो आर्टिकल ए को परचेज किया था मैन्युफैक्चरर से, तो वो इसके जो इनपुट टैक्स के खिलाफ एक सूट फाइल करेगा। एक सूट का मतलब आप समझ लो एक रिटर्न फाइल करेगा, किसको, गवर्नमेंट को, कि मैंने 12% का जीएसटी जब मैंने इस सामान को परचेज किया तो उसका मैं जीएसटी आपको पहले दे चुका हूं, और फिर ये जीएसटी जो है 12% कंज्यूमर से वसूल करके जो आपको फिर से पे कर रहा हूं, तो कृपया मेरा वाला जो 12% जीएसटी जो मैंने मैन्युफैक्चरर को पे किया था वो आप मुझे रिटर्न कर दो। उसी रिटर्न को कहा जाता है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ गया, सिंपल लैंग्वेज में है, जो हम रिटर्न फाइल करते हैं इनपुट टैक्स का आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में, उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि ये जो 600 इस केस में अगर हम समझे तो ये 600 क्या हो जाएगा, जब वो सूट फाइल करेगा तो इसी के खाता में क्या हो जाएगा, होलसेलर के ही खाता में वापस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्स वसूल करना है, और टैक्स वो कहां से वो पे कर रहा है, मैं आपको पहले भी बताया हूं कि इवेंचुअली जो टैक्स है वो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ता है। बीच में जो आपका होलसेलर है, होलसेलर केवल जीएसटी का वैल्यू एडिशन के टैक्स को ही वो पे करता है। बीच में उसका जो भी आर्टिकल का जो प्राइस है उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करता है। जब भी वो होलसेलर पे करेगा, जीएसटी का जो वैल्यू ऐड करेगा उसी का वो टैक्स क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। चलो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलो ठीक है, इसको जो हम एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से जो हम इस कॉन्सेप्ट को जो है पूरी तरह से क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं।
यहाँ मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं, ऐसा नहीं है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जो है कोई भी होलसेलर जो है आप उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए जो है वो इसी तरह के होलसेलर एप्लीकेबल है जिनके पास जो है जीएसटी नंबर होता है, और जीएसटी नंबर उन्हीं होलसेलर को रहता है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन किए रहते हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है होलसेलर के लिए कंडीशन ये रहता है कि अगर वो सर्विस को, अगर मान लो कि वो अगर कोई सर्विस है, वो सर्विस का अगर टोटल जो है टोटल जो है सेलिंग अगर उसका 20 लाख से एबव का रहता है तो वो जो है इसको जीएसटी नंबर के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। अगर वो गुड्स का अगर सेल कर रहा है तो गुड्स का जो है टोटल वैल्यू जो होना चाहिए, टोटल सेल जो होना चाहिए वो 40 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 40 लाख के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज जो है अप्लाई नहीं कर सकता है। तो पहला जो एग्जाम्पल देखते हैं, पहला है आपका एग्जाम्पल है A, B and C are the three traders belonging to three different states. Trader A sells some goods to Trader B from Rs 500 and Trader B sell the same good to Trader C at a profit of 200. If the rate of GST is 12%, calculate the tax liability to the Trader B. ट्रेडर ए, बी और सी ये तीनों जो है डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ जीएसटी लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी। वो कितना हो जाएगा आपका 12%। अब ट्रेडर ए के लिए बात करते हैं, ठीक है, ट्रेडर ए के लिए बात करते हैं। ट्रेडर ए क्या कर रहा है, यहाँ आप इसको नोट करो। ट्रेडर ए सेल्स गुड टू द ट्रेडर बी फॉर 500 में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ट्रेडर का 500। लेकिन अब उसके बाद ट्रेडर बी को देखते हैं, ट्रेडर बी को, तो 500, तो यहाँ पे जो है टैक्स वो कितना लेगा, 12% किसका लेगा, 500 का जो है 12% जो है टैक्स लगेगा। तो 500 का 12% क्या हो जाएगा 60 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा आपका इनपुट टैक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेलर बी के द्वारा क्या गया है, खरीदा गया है, परचेज किया गया है, ठीक है। अब ट्रेडर बी के लिए बात करते हैं। ट्रेडर बी सेल्स सेम गुड टू ट्रेडर सी एट ए प्रॉफिट ऑफ 200, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ट्रेडर बी के लिए 500 पहले था और वो 200 रुपये क्या कर रहा है, प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा 500 प्लस 200 तो क्या हो जाएगा 700। और 700 पे क्या करेगा वो जीएसटी लगाया कितना 12% है, तो क्या हो जाएगा टैक्स कितना वो लग रहा है, यहाँ पे भी जो है यहाँ जो टैक्स लग रहा है उसका 700 का क्या लग रहा है 12%। 700 का जो 12% क्या होगा आपका 84 रुपीज़, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे, अगर 12/100 करेंगे तो 100 का 00 कैंसिल और 7 × 12 क्या हो जाएगा 84 रुपीज़ जो है टैक्स लगेगा। ये हो गया आपका आउटपुट टैक्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो आप देखो, यहाँ कैलकुलेट द टैक्स लिएबिलिटी ऑन ट्रेडर बी, यानी वो कितना ट्रेडर बी कितना जो है टैक्स वो पे करेगा। तो कितना टैक्स पे करेगा, तो वो सबसे पहले आईटीसी के लिए अप्लाई करेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो वो करेगा ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस क्या होगा इनपुट टैक्स, यानी वो टैक्स जो वो ऑलरेडी जो है सेलर ए को, ट्रेडर ए को जो है दे चुका है, वो जो है टैक्स जो है वो वापस जो है जब वो सी को बेच रहा था वो वापस जो है उस टैक्स को ले लिया है। तो उसके लिए जो है 60 रुपीज़ के लिए तो वो अप्लाई करेगा कि ठीक है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है मुझे ये क्रेडिट करो, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। तो इसका आईटीसी क्या हो जाएगा, आईटीसी हो जाएगा आपका 60 रुपीज़ ही होगा, क्योंकि वो 84 रुपीज़ में क्या है 60 रुपीज़ जो है एड है, तो वो कितना जो है टैक्स लायबल होगा देने के लिए। तो क्या पूछ रहा है, टैक्स लायबिलिटी ऑन ट्रेडर बी, तो कितना जो है टैक्स लायबिलिटी ट्रेडर बी का क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 84 रुपीज़ जो है वो ट्रेडर सी से वो वसूल चुका है और 60 रुपीज़ वो ट्रेडर ए से जो है ले चुका है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 84 माइनस 60, तो वो क्या हो जाएगा आपका 24 रुपीज़। 24 रुपीज़ क्या हो जाएगा उसका टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। ये 24 रुपीज़ ही टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को असली में क्या करेगा, पे करेगा, ठीक है, क्योंकि वो 60 रुपीज़ का जो टैक्स जो वो ऑलरेडी पे किया था जीएसटी ट्रेडर ए को, वो आईटीसी के माध्यम से वो अपने पास ले चुका है, इसलिए जो है वो 24 रुपीज़ का ही टैक्स क्या करेगा वो लेगा।
तो यहाँ से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो ये टर्म था ये भी आप समझ चुके हैं, आउटपुट टैक्स था ये भी समझ चुके हैं, आईटीसी आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल है तो आपका ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको अब हम लोग जो है सॉल्व करते हैं और समझते हैं उन दोनों कॉन्सेप्ट को, जीएसटी वैल्यू एडिशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट को। ए प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम द कानपुर टू वाराणसी फॉर 12,000 एंड देन फ्रॉम द वाराणसी टू रांची झारखंड एट ए प्रॉफिट ऑफ 4,000। सबसे पहले जो है हम कानपुर से वाराणसी की ओर जो है प्रोडक्ट के मूवमेंट पे जो है कंसिडर करते हैं, कानपुर से वाराणसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 12,000 है और जीएसटी क्या है, जीएसटी का रेट है 18%। ठीक है, तो एस जीएसटी क्या हो जाएगा, वो जीएसटी का रेट जो है उसका हाफ होता है एस जीएसटी और सी जीएसटी। तो एस जीएसटी जो होगा अपना 9% ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ 12,000। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है अपना 1,080 रुपीज़। अपना सी जीएसटी भी क्या हो जाएगा, एस जीएसटी के बराबर होगा, तो 1,080 रुपीज़ क्या हो जाएगा, वो उसका सी जीएसटी हो जाएगा। फिर क्या देख रहे हैं, वाराणसी टू रांची झारखंड एट ए प्रॉफिट ऑफ 4,000। रांची मूवमेंट हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा था, इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रहा था, प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे एस जीएसटी और सी जीएसटी जो है एप्लीकेबल हुआ। वाराणसी से रांची क्या हो रहा है, आपका इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है। जब वाराणसी से रांची की ओर जब ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो यहाँ पे जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो जाएगा, जब इसको वाराणसी से रांची कर रहे हैं, क्योंकि बीच में तो होलसेलर है, होलसेलर जब भी जो है जीएसटी वैल्यू एडिशन पे जो है वो टैक्स देता है, जो आइटम का जो है दाम जो बढ़ा हुआ है उस पर जो जीएसटी इम्पोज है उसी को देगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, आईटीसी फाइल करेगा। तो आईटीसी क्या होगा, वो जीएसटी रेट क्या होगा, 18% ही हो जाएगा ना, जो इसका कॉस्ट प्राइस है, जो वाराणसी पे जो वो परचेज किया है, वो वाराणसी वाले ही तो रांची में वो जो है उसको बेच रहे हैं। तो वो आईटीसी फाइल करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, 1,080 प्लस 1,080, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2,160 रुपीज़ क्या हो जाएगा, उसका आईटीसी फाइल होगा। ठीक है, अब उसका देखते हैं क्या कि वाराणसी से जब रांची कर रहा है तो प्रोडक्ट का जो है न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट 4,000 और ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 12,000 और प्रॉफिट क्या है 4,000। तो न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा 12,000 प्लस 4,000, तो वो क्या हो जाएगा आपका 16,000 क्या हो रहा है, इसका सेलिंग प्राइस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 16,000 और इसी सेलिंग प्राइस पे क्या हो रहा है, जीएसटी जो है उस पर अप्लाई हो रहा है। तो 16,000 का जो है 16,000 का है 18% क्या होगा, आईजीएसटी जो है कैलकुलेट होगा, आईजीएसटी जो है कैलकुलेट होगा 18%। तो ये अपना आ जाएगा 2,880 रुपीज़। ठीक है, 2,880 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आईजीएसटी के फॉर्म में वो देना पड़ेगा उसको। तो हमें निकालना है फाइंड द नेट जीएसटी पेबल एट द वाराणसी पे जो है कितना परसेंट का जीएसटी जो है वो पे करेगा। तो वो तो जो रांची को जो है वो प्रोडक्ट को जो है सेल किया है, तो रांची में जो है उसे वापस जो है 2,880 रुपीज़ जो वो वापस से ले लिया है। ठीक है, और उसको आईटीसी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका कितना बन रहा है 2,160 रुपीज़ जो है ये हो रहा है। तो बाकी वो कितना केवल टैक्स पे करेगा, टैक्स वो कितना पे करेगा, तो टैक्स जो है वो पे करेगा, वो 2,880 रुपीज़ माइनस 2,160 रुपीज़, इन दोनों को जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा आता है 720 रुपीज़। ये जो है फाइनल जो है टैक्स अमाउंट जो है वो पे करेगा उस प्रोडक्ट का, जो कि कहाँ से, यूपी के कानपुर से वाराणसी पे जा रहा था, वाराणसी से जो है वो रांची की ओर जा रहा। तो वाराणसी को जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 720 रुपीज़ करना पड़ेगा। इसी को जो है आप एक अल्टरनेटिव मेथड से भी देख सकते हो। क्या जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो इंक्रीज प्राइस क्या हो गया, प्रॉफिट ही है 4,000 है, क्योंकि जब वो कानपुर से वाराणसी में जब वो सामान गया, फिर वाराणसी से रांची गया, तो उस जो प्रोडक्ट का जो है इंक्रीज प्राइस कितना था 4,000, तो 4,000 ही जो है उसका इंक्रीज प्राइस था, दैट मीन्स द प्रॉफिट। और इस पे कितना परसेंट का जीएसटी अप्लाई होगा, इस पे भी तो 12% का जीएसटी अप्लाई होगा। तो जो इंक्रीज प्राइस पे जीएसटी जो अप्लाई होता है उसी तो जीएसटी वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4,000 का 12% ही क्या हो जाएगा 720 रुपीज़। 720 रुपीज़ क्या होगा, वो जीएसटी वाराणसी को
पे करना पड़ेगा। तो ये इसका जो हो जाएगा आंसर, जो जीएसटी पेबल का जो होगा वाराणसी में वो 720 रुपीज करते हैं। अब चलिए जो है मूव करते हैं, आपने जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, जो मे बी जो आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है उस पे चलते हैं और उसको समझ। द मार्क प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 18,000 एंड रेट ऑफ जीएसटी ऑन इट इज 12%. A shopkeeper buy this article at a reduced price and the sell it at its mark price. If the shopkeeper paid Rs 190.24 as a CGST to the government, find the amount inclusive of GST paid by the shopkeeper. तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा क्या है, मार्क प्राइस जो है उस आर्टिकल का दिया गया है। तो सबसे पहले जो है नोट डाउन करते हैं गिवन डाटा क्या हमारे पास। गिवन डाटा है मार्क प्राइस क्या है 18,000, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी क्या है, रेट ऑफ जीएसटी आपका है, जीएसटी रेट है आपका 12%, ठीक है। सीजीएसटी जो है अमाउंट कितना पे किया है, सीजीएसटी है ना, हाँ सीजीएसटी जो है वो 198.24 जो है ये रुपए जो है वो पे किया है गवर्नमेंट। ये हमारा जो है गिवन डाटा है, ठीक है। मार्क प्राइस, जीएसटी और फिर जीएसटी दिया गया है। तो मार्क प्राइस आर्टिकल का जो है 18,000 है, जीएसटी इतना परसेंट है, तो शॉपकीपर बाय दिस आर्टिकल एट ए रिड्यूस प्राइस, किसी एक रिड्यूस प्राइस पे वो जो है वो पार्टिकल वो जो है आर्टिकल को जो कंसिडर किया है वो रिड्यूस प्राइस जो है आप मान लो उसका सेलिंग प्राइस जो है आपका एक्स है, ठीक है, एक्स है। यहाँ जो आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे, कॉन्सेप्ट जो है आपका सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना है। आप चाहे जीएसटी वैल्यू एडिशन का यूज करो या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज करो। चलो इनपुट टैक्स क्रेडिट को ही यूज करते हैं। तो शॉपकीपर जो है कितना जो वो जीएसटी पे किया है गवर्नमेंट को 198.24 जो है ये गवर्नमेंट को जो है पे किया है। तो जो सीजीएसटी का जो अमाउंट है वही क्या हो जाएगा आपका, एसजीएसटी का भी क्या हो जाएगा, एसजीएसटी का भी वही अमाउंट हो जाएगा। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट क्या होता है आपका, टोटल जो है जीएसटी होगा, टोटल जीएसटी को वो कितना पे किया है इन रुपीज में कितना पे किया है, इन दोनों को ऐड करते हैं 198.24 प्लस 198.24 वो कितना हो जाता है आपका 396.48 ये जो है टोटल अमाउंट जो है गवर्नमेंट को पे की है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है पे की है, क्यों, कैसे पे की है। मार्क प्राइस क्या था 18,000 का, लेकिन वो शॉपकीपर क्या कर रहा है, इससे जो है रिड्यूस प्राइस पे जो है खर्चे जो है परचेज किया है। मार्क प्राइस ऑफ उसका जो है बेच देता है कितना पे 18,000 पे, यानी क्योंकि मार्क प्राइस तो वही है ना, तो बेचेगा तो 18,000 पे है ना। तो मार्क प्राइस जो है इसका 18,000 है, लेकिन वो इसको जो है इस आर्टिकल को परचेज कितना पे किया था, उसके रिड्यूस उससे कम प्राइस पे, और लेकिन वो गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे किया है वो 396.48 रुपीज जो है गवर्नमेंट को पे किया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो है जीएसटी वैल्यू एडिशन, ये आपका दिया हुआ है जीएसटी वैल्यू एडिशन, तो यही है ना, क्योंकि वो जो जीएसटी जो वैल्यू के साथ जो ऐड हुआ है वो क्या है 396.48। तो आप इससे एक ब्रॉड सेंस में लिखो तो कैसे लिखोगे, तो जीएसटी वो हम कैसे निकालते थे, जो आउटपुट टैक्स होता था उसको इनपुट टैक्स में क्या करते थे, सब्सट्रैक्ट करते थे, उसके बाद जो हमारा जीएसटी वैल्यू एडिशन होता था, जीएसटी वैल्यू एडिशन होता था। उसी तरह से ये यहाँ पे भी करेंगे, आपका जो जीएसटी ऑन आउटपुट टैक्स था, आउटपुट टैक्स कितना पे आ जाएगा 18,000 पे, जीएसटी ऑन 18,000 और माइनस जीएसटी ऑन पोस्ट प्राइस जो कि उसका रिड्यूस प्राइस क्या है एक्स है, जीएसटी ऑन एक्स रुपीज इक्वल टू क्या हुआ 396.48। तो यहाँ पे आपका जीएसटी क्या है, जीएसटी का रेट कितना था 12% ऑफ 18,000 माइनस 12% ऑफ एक्स इक्वल टू 396.48, ठीक है 396.48। ऑफ का मतलब यहाँ होता है मल्टीप्लीकेशन, आप जो है बोर्ड मास में पढ़े होंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 12% क्या करो 12% इंटू 18,000 माइनस 12% इंटू एक्स इक्वल टू 396.48। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, और यही एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर, ठीक है, नहीं वो आपका क्या हो जाएगा पोस्ट प्राइस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है जीएसटी को ऐड करके बताना है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू सबसे पहले इस वाले इक्वेशन से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 12% जो है सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 12% जो है कॉमन ले लेते हैं, 18,000 माइनस x इक्वल टू क्या होगा 396.48, 396 और 12% को क्या लिखेंगे 12/100 इंटू
18,000 माइनस एक्स इक्वल टू 396.48 हो गया। अब क्या करो, 18,000 माइनस एक्स इक्वल टू 396.48, ये क्या होगा, ये फ्रैक्शन है, इक्वल टू के इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटली जो है क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 100/12। ठीक है, तो 18,000 माइनस एक्स, जब इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे वो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 12 से इसमें जाएगा 3304, और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3304 आ जाएगा। उसके बाद जब x को क्या करेंगे, x को अपना उधर ले जाएंगे और फिर 18,000 के साथ इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अपना आ जाएगा 14,696 रुपीज। 696 रुपीज जो है ये अपना क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वो अमाउंट जो इंक्लूसिव हो जीएसटी के साथ, जो शॉपकीपर को वो पे किया है, तो जीएसटी को जोड़ करके जो हमें देना है वो क्या होगा, टोटल अमाउंट जो पेड अमाउंट क्या हो जाएगा, पेड अमाउंट हो जाएगा आपका 14,696 प्लस 396.48। गवर्नमेंट को तो 196.24 जो है इतना जो है सीजीएसटी के फॉर्म में दिया, लेकिन यही अमाउंट दो उसको एसजीएसटी के फॉर्म में भी तो देना है, तो दोनों का ऐड करके आपका आ जाता है 396.48। या फिर अगर आप जो है 12% का 14,600 का 12% निकालोगे तो आपको जो है यही अमाउंट जो इतना अमाउंट ही आएगा। और ये अमाउंट क्या होता है, बिलिंग कैसे बनता है, बिलिंग बनता है जो उसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा, जो उस पर जो परचेज किया है और उसके साथ जो है उसका जीएसटी या जो टैक्स है, वही तो आपका बिलिंग अमाउंट है। और ये अगर आप इसको ऐड करोगे 14,696 प्लस 396.48 को, तो अपने पास आ जाएगा 16,459.62। यहाँ पे आपने जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है जीएसटी वैल्यू एडिशन और जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जो है पढ़ लिया होगा। अब जो है हम लोग जो है आप डायरेक्ट जो है प्रॉब्लम करते हैं, जो एक्सरसाइज फर्स्ट बी का जो प्रॉब्लम है अब हम लोग जो है उसको करते हैं।